चलो बेटा, नया चैप्टर शुरू करते हैं हम। एनिमल किंगडम आपके लिए एकदम से नया चैप्टर है ये। आप जब भी बायो लेते हैं तो जब आप इसे सब्जेक्ट के रूप में चूज करते हो तो प्लांट्स की बजाय मैं ये समझता हूँ कि आप एनिमल्स को ज़्यादा यूँ लगता है कि हम ये पढ़ेंगे एनिमल। प्लांट्स के बारे में इतना ध्यान में नहीं आता है। बायोलॉजी लेते ही अलग अलग जीव आपके दिमाग में घूमने लगते हैं कि हम ये पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे। इससे पहले जो आपका करिकुलम हुआ करता था 9th क्लास के अंदर, उसमें एक चैप्टर था बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता, और काफ़ी बड़ा चैप्टर था। अब तो वो खैर सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन अगर वो चैप्टर अगर आपने पढ़ा होता तो आप बहुत इसे आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको पुरानी किताब मिले 9th क्लास की, आप एक बार उसे ज़रूर पढ़िए, आपको उसे पढ़ने में आनंद आएगा। अगर आपको वो नहीं मिलता है चैप्टर तो मैं आज उसकी PDF आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप उसे पढ़ना। आपको जिस भी मीडियम में मिल जाए, चाहे हिंदी में मिले चाहे इंग्लिश में मिले, आपके लिए ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। जैव विविधता से जो सीधा सीधा मतलब हमारा होता है कि विविध प्रकार के जीव, और उसे ही हम यहाँ पर एनिमल किंगडम के रूप में पढ़ रहे हैं। जो 5 किंगडम हाइपोथेसिस आपने पढ़ी थी, जिसमें से मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी फंजाई और ये एनिमेलिया है। ठीक है, तो एनिमेलिया काफ़ी बड़ा किंगडम है, काफ़ी बड़ा किंगडम है। और अभी जैसा मौसम चल रहा है, जो बरसात का सीजन है, इसमें आप देखेंगे अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट देखेंगे, अलग अलग प्रकार के आपको रेप्टाइल्स दिखेंगे, ये सब आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। तो इसलिए हम एक बड़े वाइड एरिया को पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन आप इसे जो भी पढ़ें, जितना भी पढ़ें, उसको एक सिस्टम होता है पढ़ने का। वो आज हम उस सिस्टम की बात करेंगे कि आपको किस तरीके से एनिमल किंगडम को पढ़ना है। उस सिस्टम में आप जो है कुछ एक स्पेशल जो यूनिफॉर्म कैरेक्टर्स होते हैं, जिनको हम यूं बोलेंगे कि यूनिफॉर्म कैरेक्टर्स। पहला जो कैरेक्टर है वो सिमेट्री। आप जितने भी ऑर्गेनिजम्स देखते हैं उनमें सिमेट्री दिखने में, जो मतलब सममिति बोलते हैं इसको हिंदी में, उसमें अभी हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप का है। देखो बेटा, अभी मेरी क्लास है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए, सिमेट्री क्या है कि आप अलग अलग प्रकार के जीव देखते हैं, अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट देखते हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर भी अपने आप को कंसंट्रेट कर सकते हैं कि सिमेट्री क्या है वो समझने के लिए। अगर आप बात करें कि आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसको 2 भागों में काटें, आप इसको ऐसे 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 कई तरीके से, चाहे आप इसको ऐसे काट दें, चाहे आप इसको ऐसे काट दें, चाहे ऐसे काट दें, चाहे ऐसे काट दें, ये बराबर 2 भागों में बंट जाएगा ना। तो ऐसी सिमेट्री को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है टेढ़ा मेढ़ा, जिसको आप किसी भी एंगल से काटो वो बराबर 2 भागों में नहीं बटेगा, तो उसे आप क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिकल। ठीक है। और ज्यादातर ऑब्जेक्ट ऐसे हैं, इवन हमारा जो ह्यूमन बीइंग है, अगर आप उसको भी देखें तो ये हेड, ये नेक और ये उसका बॉडी पोस्चर है पूरा का पूरा, तो इसमें केवल एक ही एंगल ऐसे बनता है जिससे उसे पूरे बराबर 2 भागों में बांटा जा सकता है।
ऐसे ऑर्गेनिज्म जहां पर केवल एक एंगल ऐसा बनता है जिससे उन्हें बराबर दो भागों में बांटा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री। क्या कहते हैं? बाइलेटरल्स, बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। तो ह्यूमन बीइंग में कैसी सिमेट्री है? बाइलेटरल। ठीक है। आप बहुत सारे ऑर्गेनिज्म देखेंगे, जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा आपने पढ़ा है ना, तो हाइड्रा में कैसी सिमेट्री है? ये वाली रेडियल सिमेट्री आएगी। ठीक है। तो तीन प्रकार की आप सिमेट्री पढ़ेंगे, एसिमेट्रिकल, रेडियल और बाइलेटरल। ठीक है। अगर आप देख रहे हो, बिच्छू देख रहे हो फॉर एग्जांपल, अगर आप बिच्छू देख रहे हो तो एक उसका जनरल साइक डायग्राम मैं आपके सामने बनाता हूं। एक जनरल सा चित्र बनाया हमने। इसके क्या है, अगर इसकी पूंछ को हम सीधा कर दें तो मात्र एक ही एंगल ऐसे बनता है जिससे ये दो भागों में बंट सकता है। तो इसकी सिमेट्री कैसी होगी? बाइलेटरल। बाइलेटरल। ठीक है। ज्यादातर जीवों के आप बाइलेटरल देखेंगे, कुछ एक जीव ऐसे हैं जिनमें आप रेडियल देखेंगे। तो एक तो हो गया सिमेट्री। ठीक है, पहला लक्षण आपने समझ लिया, सिमेट्री। दूसरा है जर्मिनल लेयर्स। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। जर्मिनल लेयर्स क्या होती हैं? जैसे कोई भी जीव है, उसका डेवलपमेंट होता है, आप देखते हैं जब भी डेवलपमेंट होता है लगभग ये तय है कि एक सिंगल सेल से शुरू होता है। ठीक है। एक सिंगल सेल से लेकर के क्या बन जाता है? कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो उसे बनाने के लिए तीन प्रकार की लेयर सामान्यतः काम करती है, जिसमें से सबसे बाहर की तरफ क्या है? एक्टोडर्म। एक्टो का मतलब बाहर। ठीक है। दूसरी मानिए एंडोडर्म। एंडो का मतलब अंदर। ठीक है। और इनके बीच में जो है वो है मीजोडर्म। ये याद रखिएगा बेटा, तीन तरीके की जर्मिनल लेयर्स होती हैं। आप जब पढ़ेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं है, लेकिन आप इसे जब पढ़ेंगे आपको अंदाजा होगा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में केवल क्या है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो ही है, केवल दो ही लेयर है, तीसरी लेयर ही नहीं है। ठीक है। तो जर्मिनल लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब एक टर्म आएगा आपके लिए, जिनमें तीन लेयर से शरीर बना है, पूरा बॉडी तीन लेयर से बना है, उसे हम क्या कहेंगे? देखो ध्यान से, ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या है ये? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो का मतलब क्या होता है? तीन लेयर्स। ठीक है। तीन लेयर से बना हुआ अगर है ऑर्गेनिज्म तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। दूसरा जो आप पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे डिप्लोब्लास्टिक, यानी दो लेयर से बना हुआ अगर है तो वो डिप्लोब्लास्टिक है। तो इसमें जब हम क्लासिफिकेशन को शुरू करेंगे, शुरुआती तौर पे आपके बुक में दिया हुआ है, तो उसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। अभी आप इतना समझिए कि जैसे अगर ह्यूमन बॉडी बन रही है, तो ह्यूमन बॉडी एक सिंगल सेल से शुरू होता है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से कंप्लीट फीटस बनता है। तो जाइगोट जो है वो डेवलप होकर के तीन लेयर बनाता है, जिनमें से हमारी स्किन अलग लेयर से बनती है, हड्डियां अलग लेयर से बनती हैं। लेकिन चाहे हमारा कोई भी ऑर्गन ले लें, वो किसी न किसी लेयर से बनता है। ठीक है। कुछ चीजें मीजोडर्म से बनती है, कुछ एक्टोडर्म से बनती है, कुछ एंडोडर्म से बनती है। ये हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, अभी केवल हम परिचय पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो हम मनुष्य क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। हम तीन लेयर से बने हुए हैं। तीसरा जो कैरेक्टर आप देखिए
वो मेजर कैरेक्टर आएगा सीलोम। ये आपको थोड़ा सा इसमें एनाटॉमी में जाना पड़ेगा। आंतरिक संरचना अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर आप उसका अनुप्रस्थ काट देखते हो, उसका सेक्शन देखते हो, ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हो, तो आपको अंदर कुछ खाली स्पेस मिलेगा। ठीक है, उस स्पेस की नेचर क्या है, उसके आधार पर हम तय करेंगे कि सीलोम है कि नहीं है। इसके आधार पर भी 3 प्रकार के जीव होते हैं। अब जैसे ह्यूमन बीइंग है ये, अगर यहां से सीधा 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 काट के देखा जाए, ठीक है, तो आपको क्या नजर आएगा, ये एक बाहर वाली लेयर है, ठीक है, बीच में आंत है, ठीक है, और यहां पर आपको काफी सारा स्पेस नजर आएगा। और वो स्पेस किससे बना हुआ है, किससे घिरा हुआ है, एक लेयर है मीजोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म 3 है ना। तो मीजोडर्म से घिरा हुआ अगर अंदर का स्पेस होगा तो वो स्पेस, वो कैविटी, वो क्या कहलाती है, सीलोम कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सीलोम क्या है, तो आप कह सकते हैं कि बॉडी कैविटी लाइंड बाय मीजोडर्म। हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाली कैविटी जो कि मीजोडर्म से लाइन बनी होती है उसकी, या वो उससे घिरी होती है, तो क्या कहलाती है, सीलोम कहलाती है। तो 3 प्रकार के जीव होते हैं सीलोम की प्रेजेंस एब्सेंस के आधार पे। एक तो हो ही ना सीलोम, अंदर कोई कैविटी ना हो, ठीक है, कैविटी ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, एसीलोमेट। नो कैविटी, कोई कैविटी नहीं है। दूसरा हो गया सीलोमेट, जिसके अंदर ट्रू सीलोम है। सीलोम का मतलब ही क्या है कि वो मीजोडर्म से घिरी हुई है, ठीक है। और तीसरा होगा स्यूडो सीलोमेट। पहला एसीलोमेट, कोई कैविटी नहीं है, दूसरा सीलोमेट, मीजोडर्म से घिरी हुई कैविटी है, तीसरा स्यूडो सीलोमेट, अंदर कैविटी तो पाई जाती है लेकिन वो मीजोडर्म से घिरी हुई नहीं होती है। स्यूडो का मतलब क्या होता है, जरा सुनिए बेटा। स्यूडो का हिंदी में मतलब होता है छदम। छदम का मतलब झूठा, ठीक है। तो देखने में तो ऐसा लगेगा कि अंदर सीलोम है, लेकिन उसके ऊपर मीजोडर्म की लेयर नहीं है। मीजोडर्म की लेयर नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्यूडो सीलोमेट। तो 3 प्रकार के ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे, एसीलोमेट, सीलोमेट और स्यूडो सीलोमेट। सीलोमेट का तो एग्जांपल आपने देख लिया, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। एसीलोमेट के और स्यूडो सीलोमेट की आपको और बता देंगे। स्यूडो सीलोमेट में तो देखिए आगे एस्केरिस वगैरह आएगा, वो आप देखेंगे, लेकिन अभी मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ें हैं ही नहीं, ठीक है। पहले हम एक आउटलाइन सा पढ़ेंगे, उसके बाद इन चीज़ों को उनके अंदर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब तीसरा तो ये हो गया। अब चौथा देखिए बेटा, कुछ रिप्रोडक्शन से संबंधित चीजें हैं। रिप्रोडक्शन से संबंधित चीजें ये है, पहला तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, अब देखिए अगर हम एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं तो वहां पर तो क्या होगा, स्पर्म और साथ में क्या होगा, एग। उन दोनों का जब संयुग्मन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट से फिर आगे एनिमल का डेवलपमेंट होता है, चाहे कोई सा ही एनिमल हो ज्यादातर में, ठीक है। तो अब फर्टिलाइजेशन 2 तरीके का है बेटा। एक तो क्या है, एक्सटर्नल, और दूसरा क्या है, इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि एग, फीमेल के द्वारा एग बार एनवायरनमेंट में छोड़ दिए जाते हैं, मेल के द्वारा भी स्पर्म बार छोड़ दिए जाते हैं, और वो किसी भी मीडियम के अंदर जो है वो मिल करके वहां पर क्या है, उसे फर्टिलाइज कर देंगे और उसका डेवलपमेंट भी बाहर ही होगा, ठीक है।
इंटरनल का मतलब ये है कि स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर छोड़े जाते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन उनके अंदर होता है और डेवलपमेंट भी उनके अंदर ही होता है सामान्यतः। तो अगर आप देखें जैसे मेंढक है, मेंढक में क्या है, बरसात के दिनों में फीमेल एग छोड़ देती है और वहीं पे ही मेल जो है वो स्पर्म छोड़ देता है। तो उनका पानी एक मीडियम है, पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है और वहीं पे ही वो किसी घास के साथ ही जल्दी की तरह चिपक जाते हैं अंडे, और वहीं पे विकसित होकर के उनमें से बच्चे निकलते हैं। आपने छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे, उनके क्या होती है, पूंछ भी होती है। देखिए क्या आपने कभी, मेंढक के बच्चों के पूंछ होती है। ये भी हम आगे देखेंगे, अभी नेक्स्ट टॉपिक वही आने वाला है, ठीक है। तो एक्सटर्नल बाहर फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फीमेल बॉडी के अंदर। जैसे कि हमारे जो पशु हैं सामान्यतः, जो हम पशुधन रखते हैं, कैटल्स रखते हैं, उनमें कैसा फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, उनमें बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। और कुछ चीजें रिप्रोडक्शन से संबंधित 2-3 चीजें आएंगी बेटा। अब दूसरा आएगा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट 2 तरीके का है, एक तो है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म बनता है, जो बच्चा बनता है, वो एकदम से अपने माता पिता जैसा होता है। जैसा कि ह्यूमन बीइंग के अंदर ऐसा ही होता है ना, कोई अलग तरीके का ऑर्गेनिज्म तो नहीं दिखता है, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट में थोड़ी सी चीजें हैं। जब तक वो मैच्योर होगा, हैचिंग के बाद जब तक वो मैच्योर होगा, तब तक वो अलग अलग स्टेजेस से पास होता है, जिसको लार्वल स्टेज बोलते हैं। अब छोटा सा एग्जांपल, पहले यहां पर एक चार्ट लगा हुआ था, अगर आपको याद हो तो, तितली में डेवलपमेंट, ठीक है। तो तितली में देखिए, तितली से एग, और एग से क्या निकला, कैटरपिलर, ठीक है। कैटरपिलर एक लार्वा है और वो पत्तियों को खाता है, जैसे लटें होती है ना, वो कैटरपिलर है। तितलियों की एक डेवलपमेंटल फेज है वो। उसके बाद क्या बन जाता है, प्यूपा, और प्यूपा के बाद फिर एडल्ट बनता है। तो बीच में लार्वल फेज आई ना, लार्वा बना। इसी तरीके से जो मच्छर हैं जो हमें काटते हैं, मच्छरों में क्या होता है, वो अंडे देते हैं, अंडे से फिर वो लार्वा निकलते हैं, वो पानी के अंदर आपको लार्वा दिखाई देते हैं। अलग अलग प्रकार के मच्छरों के अलग अलग प्रकार के लार्वा होते हैं। पानी के अंदर छोटी छोटी ऐसी दिखती है ना, इतने इतने पूंछ वाले से, वो लार्वा होते हैं, ज्यादातर मच्छरों के लार्वा होते हैं, ठीक है। तो मतलब मच्छर से पहले जो पहला जो स्प्रिंग जो आता है, लार्वा आता है, लार्वा अपने आप को चेंज कर देता है अडल्ट के अंदर। तो अगर इस तरीके की बीच में कुछ लार्वल स्टेजेस आती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट है तो बीच में दूसरी फेजेस आई, और जो सीधा ही जैसे ह्यूमन बीइंग में जैसे मनुष्य जैसा ही बच्चा पैदा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट। गाय भैंस इनमें भी डायरेक्ट है, ठीक है। अब जैसे मेंढक की बात है, तो मेंढक में जो पहले जो लार्वा निकलता है, उसको बोलते हैं टेडपोल लार्वा। उसके पूंछ होती है, अभी आपको मैं नेट पे दिखा भी दूंगा, ठीक है। और धीरे धीरे वो विकसित होकर के उसकी पूंछ खत्म होती है, फिर वयस्क मेंढक के जैसा होता है। तो वो कैसा डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट। तो आप कह सकते हो मेंढक के अंदर क्या है, फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल, और डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट। ह्यूमन बीइंग के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल, और डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है कि बच्चे कैसे देते हैं। एक होता है ओविपेरस, दूसरा है वीवीपेरस। जो जीव अंडे देते हैं, पक्षी अंडे देते हैं ना सारे, वो क्या है, ओविपेरस। और जो जीव डायरेक्ट बच्चे देते हैं, वो क्या है, वीवीपेरस। और एक बीच की कंडीशन और आती है, कभी कभार आपको देखने को मिलेगी, ओवो वीवी पेरस। ये बीच की सी कंडीशन है, जब क्या होता है, बच्चा अर्ध विकसित होता है और बाद में बाहर विकसित होता है, ठीक है। तो वो ओवो वीवी पेरस कंडीशन है। लेकिन मुख्यतः आपके सामने यही आएगी, ओविपेरस और वीवीपेरस। तो ओविपेरस और वीवीपेरस दोनों आपको समझ में आई। तो रिप्रोडक्शन के अंदर हमने कई कैरेक्टर देखे। पहली चीज क्या है, फर्टिलाइजेशन। दूसरा क्या हमने देखा, डेवलपमेंट, ठीक है। और तीसरा हमने देखा कि भी हैचिंग किस तरीके की है, वो मतलब डायरेक्ट
अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं, कैसी कंडीशन है, इतनी चीजें आपने देख ली। ये चौथा कैरेक्टर हो गया। पांचवा कैरेक्टर है मेटामेरिज्म। ये इंपॉर्टेंट है। मेटामेरिज्म क्या है कि अगर कोई ऑर्गन उस जीव के अंदर रिपीट होता है बार बार। अब आप अगर जब स्ट्रक्चर देखोगे आगे, केंचुए की स्ट्रक्चर देखोगे, तो केंचुए में क्या होता है कि आपको पूरी बॉडी इस तरीके से आपको दिखेगी और ऐसे 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 सेगमेंट दिखेंगे। वो लगभग कितने सेगमेंट होंगे? 120। तो 120 सेगमेंट में पीछे के कुछ सेगमेंट्स को छोड़ करके आगे के 2-3 सेगमेंट को छोड़ करके आप देखोगे तो इसमें क्या, नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया एक ऑर्गन होता है, जैसे हमारे अंदर किडनी होती है ना, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, तो नेफ्रॉन जैसे होते हैं इसमें नेफ्रिडिया, तो हर एक सेगमेंट में लगे होते हैं, तो वो रिपीट हो रहे हैं ना। तो अगर किसी सेगमेंट में बार बार ऐसे रिपीटेशन हो रहा हो तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे? मेटामेरिज्म। इसको हम डिटेल से आगे और देखेंगे। तो ये हो गया मेटामेरिज्म। तो आपने 4-5 कैरेक्टर्स देख लिए। इतने के बेस के ऊपर लगभग हम जो है इस क्लासिफिकेशन को इसके ऊपर बैठाएंगे, बिल्कुल सेट करेंगे। जैसे अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो उसमें वही चीजें चलेंगी बेटा जो हमने प्लांट किंगडम में पढ़ी थी ना, एक सेट पैटर्न रहेगा। अब हम जो भी पढ़ेंगे, फाइलम, क्लास, जो भी पढ़ेंगे उसका एक सेट पैटर्न रहेगा। एनिमल किंगडम के अंदर जो भी पढ़ेंगे, पहला जो पैटर्न क्या रहेगा, पहला जो चीज हम देखेंगे वो हम देखेंगे हैबिटेट। ये नोट करते जाइए बेटा, हैबिटेट, वो किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहा है। दूसरी हम देखेंगे उसकी थोड़ी सी आउटलाइन, स्ट्रक्चर देखेंगे। तीसरा हम देखेंगे वो न्यूट्रिशन कैसे लेता है। चौथा हम देखेंगे उसकी सिमेट्री कैसी है। पांचवा हम देखेंगे कि वो डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है। छठा हम देखेंगे सीलोम की कंडीशन। सातवां हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन कैसा है। आठवां हम देखेंगे डेवलपमेंट कैसा है। और नौवां हम देखेंगे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर। हम इतने पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर प्रत्येक जो आगे सब डिविजन्स हैं इसके एनिमल किंगडम के, उनको हम डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। हैबिटेट एक्वेटिक, जल में पाया जाने वाला, टेरेस्ट्रियल, स्थल पे पाया जाने वाला। ठीक है, जल में है फ्रेश वाटर, मीठे पानी में है, और मैराइन वाटर लवणीय जल के अंदर है। ठीक है, स्ट्रक्चर, उसकी संरचना कैसी है, आउटलाइन कैसे दिखता है, वो हम देखेंगे। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है, उसमें पोषण कैसे होता है, वो कैसे भोजन ले रहा है, वो चीजें हम देखेंगे। सिमेट्री हमने डिस्कस की थी, वो एसिमेट्रिकल है, और अगर सिमेट्रिकल है तो बाइलेटरल है या रेडियल है, कैसी सिमेट्री है वो हम देखेंगे। उसके बाद ट्रिप्लो, ट्रिप्लो के अंदर क्या है, 2 स्तरों से बना है या 3 स्तरों से बना है। उसके बाद आता है सीलोम, ए सिलोमेट है, स्यूडो सिलोमेट है या सिलोमेट है, वो चीजें इसमें आएंगी। फिर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है कि इंटरनल है। फिर डेवलपमेंट डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, और कोई स्पेशल कैरेक्टर उसमें अगर होगा तो ये हम देखेंगे। तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा एनिमल किंगडम पढ़ने वाले हैं। अगर ये बेसिक कैरेक्टर्स आपको समझ में आ गए हैं तो आगे हम जितने भी पढ़ेंगे उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एवरीथिंग इज क्लियर, स्पष्ट है? कोई भी दिक्कत हो आप पूछ लीजिए, बेफिक्र होकर, कोई दिक्कत नहीं है।